फिर से हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शिवाशिष आप मेमोरियल होम्योपैथी एवं के एवं प्रसूति विभाग है के आपने के आजीवन सदस्य आजीवन आप नमस्कार। मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। वो मैडम का लगता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया, वो तो डिस्कनेक्ट हो गई हैं अभी। हाँ मैडम आ हाँ गई हैं। हाँ जी। हाँ यस हाँ यस अच्छा। आई थिंक मैंने वो कट हो गया। हाँ क्लियर नहीं हम्म। पूरा complete हुआ था तो मैं फिर से बोल दे रही थी। आप ऐसे माइक के आजीवन से आप भारतीय जन स्वास्थ्य संघ HA के भी आजीवन सदस्य हैं और भारतीय विज्ञान फाउंडेशन मैडम सदस्य आपकी हैं। आवाज नहीं आ पा रही आपका है, आज ब्रेक का हो रही है। टॉपिक की आवाज नहीं, आपका नेटवर्क आपकी कनेक्शन आवाज लगता है बहुत कमजोर है, इसलिए नहीं आ रही है आवाज, ब्रेक हो जा रही है। हाँ अच्छा सरकार ठीक है शॉर्टनेस और ब्रीथनेस होम्योपैथ जी सर आप पीएच मंच पे ओवर टू यू सर अगर मेरी आवाज हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल हाँ। हाँ दीपमाला जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ ये सर ओवर 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 टू यू सर ओके। थैंक यू दीपमाला जी एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। यहाँ आप सब लोगों का स्वागत है और आप लोगों के लिए सबको मेरी ओर से शुभ शाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे। मैं अपना स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, एक बार बताइएगा, ठीक है? हाँ यस 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 सर यस सर यस, आप लोगों को राइट सबको बिल्कुल दिखाई दे विजिबल रहे है हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सांस यस लेने की दिक्कत और होम्योपैथी के बारे में। देखिए, हम लोग सभी लोग आज यहाँ पे जितने लोग भी यहाँ पे हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में सांस लेने की दिक्कत या डिस्पनिया या ब्रेथलेसनेस के बारे में देखे हैं, पढ़े हैं, सुने भी हैं। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें थोड़ी क्लिनिकल एस्पेक्ट से, जैसे कि हम रोजमर्रा जैसे देखते हैं उसी हिसाब से जानेंगे। ज्यादा थियोरेटिकल चीजों में हम लोग आज नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इसको अप्रोच करें। हमारे क्लिनिक पे आए कोई पेशेंट तो कैसे क्या करना चाहिए। सांस को दिक्कत ले, कोई आ रहा है कि सांस फूल रही है या सांस लेने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कैसे। तो पहले जानते हैं कि सांस लेने की दिक्कत मतलब क्या होता है और क्या कहते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए, किताबी भाषाओं में इसको कहा जाता है डिस्पनिया कहते हैं। ब्रेथलेसनेस हम आम भाषाओं में कहते हैं। तो क्या होता है, इस बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी पेशेंट की अनुभूति होती है कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है ऐसा। तो पेशेंट क्या कहेगा, मुझे सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूं। और हम लोग क्या देखेंगे, पेशेंट का सांस फूल रहा है, गहरी सांस, बार बार सांस ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, यानी टैकिप्निया। उसके साथ साथ अगर देखें पेशेंट का जो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, जैसे कि मेन मसल्स में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के अलावा और भी जो मसल्स है, मान लिया गर्दन की मसल्स है, पेट की जो मसल्स है, वो भी मूव करने लगे। ये चीज हम देख सकते हैं। तो सांस लेने में हम लोग देखेंगे पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले, दैट इज टैकिप्निया, एक्सेसरी मसल्स की मूवमेंट। तो पहली सवाल हमारे पास आता है कि पेशेंट आके बोले कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो पहला सवाल है, क्या इस पेशेंट को हम ओपीडी में या अपने क्लिनिक में इसको हम देखें या इनको तुरंत रेफर कर दें? पहले सवाल जो हमारे मन में आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले की इनकी हिस्ट्री ले, कैसा है पहले हमें देखना है, क्या ये पेशेंट स्टेबल है या इनमें कोई दिक्कत है। अगर सब लोग, मेरी स्लाइड दिख रही है, अब कोने में देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। कोविड के बाद हम सब लोग जानते हैं इसकी नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इससे हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन। कोविड से बाद से मान लीजिए ये तो हर घर में लगभग आ ही गया है, कम से कम डॉक्टरों के पास तो है ही। अब पहले से भी ये आपको रेगुलर क्लिनिक में इसको एक रखना है। क्यों रखना है? पहली चीज जो हम वहां पे देख सकते हैं बाकी साइंस से पहले, एकदम ऑब्जेक्टिवली, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, दैट इज SpO2 देख सकते हैं। अगर ये 90 से नीचे है तो समझिए कि अब हमें थोड़ा सावधानी बरतना है। नॉर्मली ये 97 98 रहता है। जिनकी सांस की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है उनमें 96 भी मिलता है, 96 95 भी मिल जाते कभी कभार। पर अगर ये 90 से नीचे है या साइनोसिस दिखे तो इसको समझिए कि ये पहली रेड फ्लैग है। साइनोसिस आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी जितना जल्दी आपको SpO2 चेंजेस मिलेगा। दूसरी जो हम सिम्टम पहले देख सकते हैं कि ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, थोड़ी दिमागी संतुलन इधर उधर, मतलब जैसे बात कर रहे हैं या अब उनके व्यवहार में देखेंगे जो नॉर्मल चीजें हैं उससे थोड़ा गड़बड़ाए जा रहे हैं। कारण उनकी खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है कि नॉर्मल जो मेंटल फंक्शंस है थोड़ा बहुत गड़बड़ाए गए हैं। बातें जो कर रहे हैं, बातें देखेंगे सही से, जैसे कि हम लोग बातें करते हैं ऐसे नहीं, जैसे कि एक आध शब्द में बयां करेंगे या बात करने में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने बताया थोड़ी देर पहले कि एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जैसे कि गर्दन की आंख की मसल्स, सब अगर देखते हैं गर्दन वाले मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इनकी बहुत ज्यादा, इनकी भी सहायता उनको लेना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। यानी सांस लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने पर एक्टिवली, या सांस भी जो ले रहे हैं उसमें भी बहुत तेज तरार सांसें हो रही है, स्ट्राइडर जिसको कहते हैं, ये मिलता है। ठीक है, अगर ऐसी चीजें आपको मिल रही है तो सीधी सी बात है पेशेंट को ऑक्सीजनेशन, अगर आपके पास अवेलेबल ऑक्सीजनेशन दीजिए। और पेशेंट को हो सके तो बिठा दीजिए, प्रॉप्ड अप पोजीशन में ले आइए। एडवाइस किया जाता है लेटे हुए ना रखे, थोड़ा बहुत उनको सीधा कर दीजिए या सामने झुका के उनको थोड़ा बहुत इमरजेंसी में रेफर कर दीजिए। दो चीज यहाँ पे करना है। पहली चीज है इनकी ऑक्सीजन, हम लोग को ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। अगर संभव हो या तो हम कोई दवा से अगर इनकी मदद करें, पर जो भी करें इनको सीधे रेफर करना है। अगर हमें हालत समझ में आया कि पेशेंट का हालत स्टेबल नहीं है तो इनको हम लोग क्लिनिक में मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आया कि अब हमें लगा कि पेशेंट थोड़े स्टेबल है, अब हम सोचेंगे कि क्या है कैसे है, उनकी हिस्ट्री लेना और बाकी चीजों पे हम घुसेंगे। ठीक है, तो पहली सोच हमें जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो दिक्कतें हो रही है क्यों हो रही है, कहां से। देखिए, अगर सांस फूलने की दिक्कत जो डिस्पनिया या ब्रेथलेसनेस जो भी बोलिए, इसमें तीन तरह के कारण मेनली आते हैं। एक तो फेफड़े की दिक्कत या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दिक्कत, अपर या लोअर किस कोई भी पार्ट हो पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि एस्मा, दमे की दिक्कत जिसको कहते हैं, COPD, न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस जिसमें फेफड़े की ही इंफेक्शन होती है, या किसी तरीके की वहां पे मान लीजिए नियोप्लास्टिक चेंजेस, ट्यूमर, मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट जो भी हो, या नहीं तो न्यूमोथोरक्स हो सकता है, या ऐसा कुछ बीमारी जिससे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्टेड हो।
हो सकती है पहली। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि कार्डियक कॉजेज, कि बीमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वास लेने के रास्ते में नहीं है, हार्ट या कार्डियक ट्रैक्ट सर्कुलेशन रिलेटेड है। क्योंकि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन जो आता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, अंदर जाते हैं, फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े के बाद वो खून में फेंकता है और खून उसको लेके सारे बॉडी में सारे सेल्स में जाते हैं। तो दिक्कत ये जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है या हार्ट है वहां पे है। हार्ट काम ही नहीं कर पा रहा, हार्ट फेलियर हो सकता है, या हार्ट में इस्कीमिक कंडीशन, मार्केटली इस्कीमिया, मतलब हार्ट में कहीं पे हार्ट को खुद को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हार्ट में कोई दिक्कत, उससे भी हो सकता है। और हार्ट में जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारे घर में जो पाइप है उसमें जैसे जो नल होते हैं उसमें भी टैप्स होते हैं, इस जैसे बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए बल्ब्स होते हैं, हार्ट के भी बल्ब्स होते हैं, इनमें भी दिक्कत हो सकती है। अब तीसरी चीज मान लीजिए ये भी सही है, तीसरी जगह जहां जाके दिक्कत होती है वो है क्या, हमारी सिस्टेमिक कोई बीमारी, जैसे कि एनीमिया, खून की ही कमी है, या कीटोएसिडोसिस। इसमें क्या देखा जाता है, बहुत तेज तरह और गहरी गहरी सांसें भरते हैं पेशेंट, जिनमें जैसे कि डायबिटीज होता है, उनमें होता है, उनमें कीटोएसिडोटिक कंडीशंस होती है। और उनमें जो सांस, जैसे हम लोग अभी कह रहे थे कि गहराई वाले सांस गहराई से ले रहे हैं, बाहर जल्दी जल्दी ले रहे हैं, इसको कहते हैं कुस्मॉस ब्रीदिंग। और और क्या हो सकता है जो हम लोग बार बार देखते हैं, घबराहट, यानी एंजाइटी और पैनिक से भी सांस फूलने की दिक्कतें हो सकती है। बाकी फिजियोलॉजिकल, बहुत ज्यादा मेहनत किए तो सांस फूलने लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत से वो तो हम लोगों के पास, डॉक्टर के पास नहीं आएगा, मेहनत आप ज्यादा नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। आप बहुत तेज भाग लिए, सांस फूल गए, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे, वो तो अलग बात है। पर ये एंजाइटी और पैनिक से भी सांस में दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए पेशेंट आया, सांस की दिक्कत के साथ साथ खांसी बलगम हो रहा है, तो शायद ये रेस्पिरेटरी कंप्लेन हो, नॉट नेसेसरी, क्योंकि कुछ चीजों में कार्डियक में भी यहाँ पे कुछ स्पुटम वगैरह, खांसी वगैरह, थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह आता है, ऐसा नहीं कि कार्डियक में नहीं आता है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे खांसी बलगम वगैरह हो रहे हो, या हमको सांस लेने की आवाज या विजल्स जैसे सुनाई दे रहा हो, जैसे कि किसी से, जैसे किसी जगह से हवा चल, साए साए करके हवा चलने जैसी आवाज आ रही हो, व्हीजिंग साउंड आ रहे हैं, तो संभवतः ये रेस्पिरेटरी कारण से हो रहे, सांस नाली में कोई दिक्कत की वजह से हो सकता है। या तो लंग में हो दिक्कत, या सांस नाली में कुछ फंस गया हो, या नहीं तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे कोई सूजन हो गया हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस वगैरह है, वहां पे हम बात कर सकते हैं वो चीज हुआ हो, या एज्मा के कारण से हो सकता है। अगर लेटने में दिक्कत हो रही है, रात में अचानक सांस रुक जा रही है और सीधे होकर बैठना पड़ रहा है, या मान लीजिए आपकी सूजन बन रही है, स्पेशली डिपेंडेंट पार्ट, यानी अगर जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पैर नीचे रखने पे पैर में सूजन आ रही है, इसी तरीके के चीज में संभवतः इनमें हार्ट की कोई दिक्कत हो, कि हार्ट फेलियर, वल्वुलर डिजीज की चांसेस है, यानी डिपेंडेंट पार्ट की इडिमा से कार्डियक कॉज का समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग देखें पेशेंट में क्या हो रहा है, पैलर है, खून की कमी दिख रही है, पेशेंट ऐसे ही घबराया हुआ है, एसिडोटिक में मुंह से कीटोन की बू आ रही है, तो हो सकता है ये एसिडोसिस या से हो रहा हो, कीटोन की बू आ रही है। अगर मान लीजिए पेशेंट हमें दिख रहा है कि घबराए हुए हैं पेशेंट, तो ये संभवतः एंजाइटी की वजह से भी हो। तो इसको इवेल्युएट कीजिए, ऐसा नहीं कि एंशियस लुक सिर्फ एंजाइटी बेस्ड डिस्पनिया से होता, हो सकता है ये दूसरी डिस्पनिया में भी थोड़ी पेशेंट में घबराहट उसके साथ भी मिक्स हो। पर यूजुअली इनको हम समझ सकते हैं कि पहली स्टेप की कैसे, पहला स्टेप हम ले और क्या क्या दिक्कत है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ के धीरे धीरे पेशेंट को मैनेज करेंगे, क्योंकि तीनों का मैनेजमेंट थोड़ी 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 करके अलग होते जाएंगे। ये तो गया कि क्या हम शुरुआत में देखेंगे, अभी हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया, अभी पेशेंट से ज्यादा बातचीत वाले नहीं किए। अगर यहाँ पे देखेंगे
एक आध चीज साइंस आपको दिख जाएंगे। वीजेस कभी कभी ऐसे भी सुनाई देता है, पैलर जैसे कि थोड़ी बहुत, कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हो तो विजिबल होता है, नहीं तो पैलर आपको जैसे कि एग्जामिनेशन में आपको पता चलता है। कीटोटिक ब्रेथ, पेशेंट आपसे पहली बार नमस्ते करना है तो भी कीटोटिक ब्रेथ, वो मुंह खोले तो आपको पता चल जाएगा। एंग्जाइटी के फीचर्स भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इनसे अब हम करना क्या है, केस टेकिंग करना है। हम केस टेकिंग में डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या क्या पूछना है, वो हम यूजी में पढ़ के आए और हम सब क्लिनिक में करते ही रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनसे जाके छोटी छोटी में क्या दिक्कत है, कैसे ये शुरुआत हुआ। अगर ये अचानक हुआ है कि ग्रेजुअल धीरे 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 बढ़ा है, अचानक से हुआ है, तो हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, न्यूमोथोरक्स जैसे हो सकता है कि ये बहुत एक्यूट हो। अगर ये चीजें बहुत दिनों से चली आ रही है, हो सकता है ये सीओपीडी या इनके यहां से हार्ट फेलियर की वजह से हो। वो एक दिन में सीओपीडी हार्ट फेलियर एक दिन में नहीं होता है। पर हाँ, एक बात है कि एजमा कहिए या सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर या कोल्ड बोलिए, जो भी नाम से इसको आप कहिए, ये धीरे 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 आता है, पर इनकी एक्यूट फेजेस होते हैं। तो ये हो सकता है कि आप सीओपीडी की एक्यूट फेज आपको मिले, पर डिजीज एक ऐसा नहीं कि एक दो दिन में या एक दो घंटे में, एक दो दिन में या एक दो हफ्ते में ये बीमारी आया है। पर अगर न्यूमोथोरैक्स मान लीजिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनका देखा जाता है कि अचानक हुआ है, बहुत कम समय में बीमारी बढ़ने लग जाते हैं। एक्यूट इज इन द ऑनसेट एंड नॉट द एक्यूट एक्सर्बेशन। कोई क्रॉनिक बीमारी की अचानक एक्यूट मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो ऑनसेट में ये हमें डिफरेंशिएट करना है कि ऐसी दिक्कत या पहली बार हो रही है या पहले भी हुआ है। सांस फूलना अचानक से शुरू हुआ या पहले भी आपकी सांस की थोड़ा बहुत हल्का हुई का दिक्कत थी, बस बढ़ गया, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये जानना है। अब ये जो सांस की दिक्कत है, क्या ऐसा कुछ है कि लेटने में दिक्कत हो रही है या कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में हो रही है। हम लोग देखेंगे ये ब्रेथलेसनेस ऑन लाइंग डाउन, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट लाइंग डाउन, हम लोग सुनते ही रहते हैं। एजमा लाइंग डाउन, ये क्या इसको कहा जाता है ऑर्थोपनिया, यानी क्या आप बिस्तर पे ऐसे लेट जाते हैं तभी दिक्कत ज्यादा होती है। अगर हो रही है तो हो सकते है ये सांस की दिक्कत कार्डियक कॉज से हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने अभी बात की कार्डियक कॉज या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन चीजों में या हार्ट फेलियर में क्या होता है, इनमें डिपेंडेंट पार्ट में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। तो हो सकता है अगर ये पोजिशनल डिस्पनिया हो, एक बार कार्डियक कॉज है कि नहीं ये सोचना जरूरी है। दूसरी और क्या, कब हो रहा है, अगर रात में या अर्ली मॉर्निंग हो रहा है तो हो सकता है कि संभवतः ये एस्थमा जैसी बीमारी हो या दमे की बीमारी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि पेशेंट आए कहते हैं, वो होने की चांसेस। अगर बलगम आ रहा है तो ये बलगम देखिए, क्या ये बलगम जो आ रहा है उसमें गुलाबी या उनको रेडिश टीन है या पिंकी है, उस टॉडी है, तो हो सकता है ये लंग में कंजेशन हो, जैसे कि पल्मोनरी ईडीमा किसी कारण से हुआ हो। दैट कुड बी रेस्पिरेटरी कंप्लेन, सांस नाली की दिक्कत हो, या कुड बी सम अदर कंप्लेन दैट इज कार्डियक कॉज से हो, पर इसमें पल्मोनरी ईडीमा हुआ हो, सूजन हुआ हो लंग्स में, संभवतः है। अगर ये मान लीजिए जो बलगम आ रहे हैं वो पूरुलेंट हो, यानी पीलापन हो, या बलगम में आप मान लीजिए पीला हो, हरा बलगम आ रहा हो, तो संभवतः ये इन्फेक्शन से हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि दिक्कत में जैसे नॉर्मल केस टेकिंग में प्रेजेंट कंप्लेन में देखते हैं, प्रेजेंट कंप्लेन में हम लोग ज्यादा क्या जानते हैं, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंस एंड मोडालिटीज। इनमें भी अगर हम देखेंगे, जैसे पोजीशन, टाइमिंग, ये मोडालिटीज में आ गए। ऑनसेट, अगर आप हम जैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन में आपकी ऑनसेट आ गई, तो यही हमें पूछना है और इसी चीज पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी थोड़ी बहुत डायग्नोसिस भी बनाएगी। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन
सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं, डायग्नोसिस भी यहाँ पे हमें मदद करेगी। और मैनेजमेंट में भी देखेंगे, मैनेजमेंट में क्या कैसी क्या होती है। फिर आता है कि पास्ट हिस्ट्री। हम लोग जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी में नहीं, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है उसमें भी पास्ट हिस्ट्री की भी जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट से हम हिस्ट्री लेने लगे, पहले हम पूछते थे ना आप काम क्या करते हैं। अब जानते ही होंगे कि बहुत सी बीमारियां हैं सांस में दिक्कतों में, जो क्या होते हैं जिनको कहते हैं इंडस्ट्रियल लंग डिजीज। जैसे कि कोई पत्थर का काम कर रहे हो या खदान में काम कर रहे हो सकता है उनको सिलिकोसिस हुआ हो। इस तरीके की इंडस्ट्रियल लंग डिजीज हो सकते हैं, ज्यादातर ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। और ऑफन लंग इंटरस्टिशियम में यहाँ पे जाके ये दिक्कतें पैदा करते हैं। इनमें से बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें भी है जो परमानेंट डैमेज करते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस भी बनाता है। दूसरी, क्या पेशेंट को कभी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हुआ हो सकता है उनको ट्यूबरकुलोसिस राज रोग की शिकायत पहले की था। तो उससे क्या हो सकता है कि लंग में कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस हो सकता है। ब्रोंकिएक्टेसिस यानी कि ब्रोंकस जो रहते टर्मिनल ब्रोंकियल्स, और वो ब्रोंकियल्स जो रहती है वो डायलेटेड हो गए हैं। हो सकता है नॉट दैट कि आपकी पेपर में एल्वेओली की डायलेशन तो वो एम्फाइसीमा हो गया, पर टीबी से क्या होता है ब्रोंकियोस्टेसिस होता है, ब्रोंक्यूल्स में डायलिटेशन हो सकता है, फाइब्रोटिक चेंजेस आ सकते हैं, उससे रेस्पिरेशन अफेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं कि गांव में तो चूल्हा चलता है, चूल्हे से भी जो लोग काम करते हैं उनको भी सीओपीडी होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं उनमें। जो बायोमास फ्यूल्स यानी मान लीजिए हमारे यहाँ पे कंडे से जो लोग बनाते हैं, कोयले की चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, क्या घर में चूल्हा जो है कोयले वाला या कंडे वाला चूल्हे से आप खाना बनाते हो, खाने भले ही उसमें स्वादिष्ट हो पर उसमें पेशेंट को भी सीओपीडी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग की हिस्ट्री, वो भी अगेन हम सबको पता है कि स्मोकिंग से कैंसर से लेके सांस की दिक्कत, ये सारी चीजें हो सकती है। अगर एक पेशेंट है मान लीजिए जिनको एनीमिया है, खून की कमी है, क्रॉनिकली जानते हैं पेशेंट कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब हमें खून की कमी रहती है, तो उनमें संभवतः थोड़ी बहुत मेहनत से भी सांस फूल सकता है। दैट इज द डिस्पनिया ड्यू टू एनीमिया। सिस्टमिक कॉज में हम लोग जो बताए ये भी हो सकता है। तो इसी से ऐसे ऐसे पास हिस्ट्री भी हमें उनको लेते हुए आगे बढ़ना है। ये तो गया कि हम लोग हिस्ट्री क्या ली। अब होम्योपैथिक पार्ट में जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो रहेगा ही, जेनरलिटीज भी लगेंगे, पर जेनरलिटीज से हम लोग थोड़ी बहुत टोटलिटी बनाने में ये चीज हमारी मदद करेगी। पर क्या दिक्कत कहाँ फंसी है उन चीजों में या जनरल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इनकी रोल नहीं है। पर जहां जाके अब आगे जाके हमें रुकना है, अब पेशेंट की तो अपनी कहानी, अपनी दिक्कतें, अपनी चीजें बताने जहां खत्म होते, अब शुरुआत है हम खुद से पेशेंट की जांच करेंगे। तो पहली हम बार बार जो कह रहे थे, हम जो जानते हैं कि जनरल एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं कि एनीमिया है कि नहीं, देखने के लिए पैलर है कि नहीं, पैलर देखने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, देखते क्या है लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा देखते हैं, नाखून देखते हैं, जीभ देखते हैं, ये सब देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या देखते हैं, लंग डिजीज के लिए और हार्ट डिजीज के एक बहुत मशहूर साइन दैट इज क्लबिंग। क्या करते हैं इसमें नाखूनों को यहाँ पास आता है, नाखून में हम देख लें कि यहाँ पे दोनों नाखूनों के बीच से अगर हम लाइट के ऊपर ऐसे दोनों नाखून यहाँ ऊपर करें तो इसमें एक एंगल होता है, कहते हैं कि शैमरॉड्स एंगल, अगर वो है या वो मिट गया है। जिनको मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है क्लबिंग में इस जगह में सूजन हो गई, तो किसी में आप ऐसे उंगली रखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा आप गैप देखेंगे, दोनों हाथ की उंगली को एक एक के पास एक लाएंगे तो दोनों आंखों के बीच में एक हल्की सी गैप मिलेगा। ये उनमें नहीं मिलेगा क्योंकि इस जगह पे अगर ये आपकी सूजन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो संभवतः इसमें क्या क्या है कि कुछ लंग डिजीज, इंटस्टाइनल लंग डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीजेस वगैरह वगैरह में ये मिल सकता है।
दूसरे की पीडल इडीमा, इडीमा ऑफ डिपेंडेंट पार्ट, सूजन आ गई। अब ये इडीमा है कि नहीं, अब क्या करेंगे, वहां पे आप दबाएंगे तो उंगली से थोड़ी देर दबा के रखेंगे। मान लिया पैर में देख रहे हैं तो हम लोग ज्यादातर कहाँ देखते हैं, टीबिया के प्रेशर डालेंगे तो वहां पे हल्का गड्ढा बन जाता है, तो ये पीटिंग इडीमा बन जाते हैं, पीडल इडीमा ऑन डिपेंडेंट पार्ट। बहुत देर से पैर नीचे करके बैठे हैं, बहुत देर से खड़े थे, पैर में सूजन आ गया, पैर ऊपर करके रख दिए तो ठीक है डॉक्टर साहब, पैर में तो अभी सूजन घट जाता है, तो दैट इज द इडीमा ऑफ अ डिपेंडेंट पार्ट। ये भी आपको बता सकते हैं कि हार्ट फेलियर हो सकता है। जुगुलर वेनस प्रेशर, हम सब जानते हैं गले से जाता है जुगुलर वेन, अगर ये जुगुलर वेनस प्रेशर भी हम लोग देखें, अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, कब होता है कि जब फ्लूइड ओवरलोड हो, यानी हार्ट फेलियर की कंडीशन में, यूजुअली लंग में दिक्कत हो, फेफड़े की या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत में, ये जुगुलर वेनस प्रेशर कभी बढ़ता नहीं है। ये बढ़ता है मतलब हार्ट अफेक्टेड हुआ है। कैसे समझेंगे हम जुगुलर वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस इंगॉर्जमेंट देखते हो, प्रेशर हम डायरेक्टली वहां तो मेजर नहीं करेंगे क्लिनिक में, अगर ये जुगुलर वेन ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, तो टॉन्ड हो गए, टाइट हो गए, तो हो सकता है कि वहां पे आपकी हार्ट फेलियर की तरफ है। ये तो क्या जनरल सर्वे में ये चीज है, बाकी जनरल सर्वेज में साइनोसिस भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि नीला पड़ जाना, अगर ये जगह जगह में नीला पड़ रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी हो रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी चीजें बढ़ गया हो, तो साइनोटिक हार्ट में साइनोसिस भी देख सकते हैं हम लोग। अब आते हैं कि अब क्या करना है कि थोड़ी बहुत सिस्टम को पकड़ते हैं। अब सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में आप इंस्पेक्शन, जैसे आप आंखों से देख लिए, हम लोग बताए कि आप एंजाइटी, घबराहट है कि नहीं, वो आपको देख के पता चलेगा। उनकी रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल्स की यूजेस आप अगर देखेंगे तो वो आपकी एक्सेसरी मसल भी करेंगे, पेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने, गले फूल रहे कि नहीं सांस लेने के टाइम में, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है पेल्पेशन, इसमें बहुत ज्यादा पेल्पेशन से ज्यादा है परकशन। लंग में फाइब्रोटिक हो तो वो लंग में जो रेजोनेंस साउंड होता है वो रेजोनेंस साउंड नहीं होकर डल साउंड मिलेगा, तो वहां जाके हम सोच सकते हैं या तो लंग की जो फेफड़े है वो कोलैप्स हो गया हो, कहीं जाके फाइब्रोज हो गया हो, या वहां पे जाके कोई नियोप्लास्टिक चेंजेस भी आया तो ये हार्डनेस हो गया हो, जो नर्म इलास्टिक जो लंग की इलास्टिसिटी है वो अफेक्टेड हुआ, तो हम लोग परकशन साउंड में थोड़ा डलनेस मिलेगा। कभी पत्थर के खिलाफ अगर आप परकशन करेंगे तो, या मान लीजिए कोई आपकी वुडन फर्नीचर्स हो, लकड़ी का बना कुछ हो, उसमें आप ठोकेंगे तो ये जो आवाजें आएंगी ये आपकी डल साउंड होती है। और मान लीजिए अगर आप तबला पे आप हाथ फेर रहे हो, वो होता है रेजोनेंट साउंड। लंग साउंड में देखेंगे, लंग में हवा आ रही है, थोड़ी बहुत रेजोनेंट साउंड तो होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेजोनेंट हो गया तो न्यूमोथोरक्स जैसा हो सकता है, संभावना है। अब आते हैं सुनने की बारी, जो हम सब करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के लंग साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर पीठ की ओर से लंग को सुना जाता है, सीने की ओर से भी नहीं, बट साइड से आप सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत सामने भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सुन नहीं सकते, पर यहाँ हार्ट साउंड की थोड़ी बहुत इम्पैक्ट उसमें आ जाता है। तो ज्यादातर एटलीस्ट पीछे से और ये दोनों साइड से तो हम लोग लंग साउंड सुनेंगे, थोड़ी बहुत सामने से भी उसके बाद सुनेंगे। तो इसमें दो तरीके की साउंड मिलता है, कोर्स है, रफ है, जैसे भी एक होती है किसी पतली जगह से हवा चलने की आवाज, ऐसे ऐसी आवाज जैसे कि हवा बह रहा हो, ये इसको कहते हैं व्हीजेस। आप सभी लोगों ने इनको शायद सुनेंगे। दूसरी जो आवाज मिल रहा है, जैसे हम लोग बहुत टाइम क्या बचपन में किए ही होंगे, पानी में स्ट्रॉ से हवा फेंके होंगे
और उसमें बुलबुले के साथ जो आवाज आती है वो चीज को कहा जाता है, या मान लीजिए उसी तरीके का वेल्क्रो, जो एक के बाद वेल्क्रो जब हम खोलते हैं जो आवाज आती है, चिच चिच करके आवाज जो आती है, उसको कहते हैं क्रैकल्स। तो ये दो तरीके की आवाज मिल सकती है। तो एक में जैसे कि अभी हम बताए कि पानी से हवा चलने की आवाज या वेल्क्रो जैसी आवाजें आ रही है, तो इसके मतलब लंग्स में कुछ ना कुछ फ्लूइड जमा है, चांसेस है क्रैकल्स में। यानी इसमें क्या होगा, या तो वहां पे किसी कारण से वहां पे कंजेस्टिव स्टेजेस में है, किसी लंग की बीमारी हो तो, या नहीं तो वहां पे कोई कार्डियक कॉज से हो रहा हो। अगर लंग में मान लीजिए इंफ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी हो, वहां पे कोई फ्लूइड एक्मुलेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, बलगम बना हुआ है चेस्ट पे, तो आपको ये क्रैकल्स मिलेगा। इसको क्रैकल्स मतलब फाइन क्रैकल्स भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग रिल्स भी कहते हैं, ये मिल सकते हैं। और अगर ये साई साई करके आवाज आ रही है, जैसे कि हवा बह रहा हो किसी पास से, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो नॉर्मल है, पर ये तेज तरह हवा अगर आ रहा है, तो संभवतः आपकी सांस की जो रास्ता है, वहां कहीं पे जो रास्ता है वो थोड़ा पतली हो गया, और इसी वजह से ये, जैसे कि कोई बांस, कोई हवा जा रहा हो, इसी तरीके की आवाज आ रही हो। तो इसमें क्या होता है, एक तो कन COPD, जैसे नाम से ही पता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, कहीं ना कहीं रास्ते पे रुकावट है, पर इसी वजह से, या एज्मा के वजह से हो रहा हो, दमे की बीमारी की वजह से, तो इसके वजह से जैसे आपकी ये साई साई करके ये वीजेस मिलेगी। तो ये दोनों चीज हमें मिलता है। अगर ये पानी अब किसी बुलबुले या कंजेशन से जा रहा हो, तो वेलक्रो जैसी आवाज, अगर डिपेंडिंग ऑन ये कोर्स है या ये फ्लूइड थोड़ी फ्लूइडिटी कम है या थोड़ी डेंसिटी ज्यादा है, उसी हिसाब से ये कोर्स फाइन वगैरह होते हैं, कितना एक्मुलेशन है। और ये वीजेस भी आपकी बहुत प्रोमिनेंट भी हो सकता है, और हल्का सा भी साइंस है, जितना भी कंजेशन हो, फाइब्रोटिक चेंजेस हो, उसी के हिसाब से ये वीजेस आपको मिलेंगे सुनने को। और इसी से हम लोग थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब जाके नेक्स्ट सवाल आता है कि ये तो हम कर लिए डॉक्टर साहब, अब आके जाके हमें जांचें क्या करनी है। जो देख सुनना था, जो देखना था हमने देख लिए, जो पूछना था हम पूछ लिए। अब जो है, अब पेशेंट को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या जांच की बात आ रही। जांच में हम लोग तीन चार जांच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए हम मान ले रेस्पिरेटरी चेक, अपर रेस्पिरेटरी में है तो अलग बात है, कोई अगर वहां पे जाके कुछ फंसा है वो हिस्ट्री में मिल गया है, एक्यूट कंडीशन है, संभवतः उसको आप, अगर वो खांस के छींक के नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये अभी एक्यूट कंडीशन में है, वो आप क्लिनिक में नहीं संभाल सकते ज्यादातर केसेस में। अब ये लोअर रेस्पिरेटरी की तरफ थोड़ा सा अगर ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज है एक्सरे देंगे। एक्सरे देना है PA व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू देना है। क्यों देना है PA व्यू, वाई नॉट AP व्यू? हम लोग सब जानते हैं कि AP व्यू, AP व्यू, AP व्यू देते हैं हर जगह। यहाँ पे PA व्यू क्यों देना है? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि दोनों फेफड़े हैं, उनके बीच में फंसा हुआ है हमारा हार्ट। अगर AP व्यू देंगे तो हार्ट शैडो बहुत ज्यादा एरिया उनका कवर कर लेगा, और हमें लंग्स सही से नहीं दिखेंगे। अगर हमें लंग्स दिखना है, फेफड़े को देखना है, उनमें एल्वियोली की बात समझ, एल्वियोली को देखना है या ब्रोंकल्स ब्रोंक्यूल्स को देखना है, तो हमें PA व्यू देखना पड़ेगा, जिससे लंग्स सही से दिख पाए। अब इनमें अगर देखते हैं कि ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन या डायफ्राम थोड़े फ्लैट सी हो सकता है इसमें COPD की दिक्कत हो, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की दिक्कतें हो। अगर इसमें हमें देखा कि हार्ट की जो शेडो आ रही है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, एकदम बड़ा सा, जैसे नॉर्मल इतना इतना सा होना चाहिए वो इतना बड़ा आ गया, कार्डियोमेगाली हो गया, तो
हार्ट बड़ा कब हो रहा है? जब हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो हार्ट बड़ा हो गया मतलब उस पर खून ज्यादा हार्ट पे जमा हो रहा है, हार्ट खून को सिस्टम में फेंक नहीं पा रहे, या वहां जाके खून जमा हो रहा है। दैट इज हार्ट इज फेलिंग टू एक्ट, हार्ट फेलियर। और मान लीजिए वहां जाके फाइब्रोसिस हो गया हो, तो वहां आए, या कहीं जाके आपकी लंग्स जब देख रहे फेफड़े में गड्ढे गड्ढे बन गया हो, अगर ये है तो समझ लीजिए कि इनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो। जिनमें सबसे फेमस कह सकते हैं, सबसे नामी व्यक्ति है ट्यूबरकुलोसिस, लंग में ओपेसिटी की सबसे बड़ी कारण। बाकी भी निमोनिया में भी आपको लंग में ओपेसिटी मिलेगी, वो भी बहुत बढ़िया ओपेसिटी मिलता है। क्रॉनिक न्यूमोनिया हो गया तो लंग फाइब्रोसिस आपको मिलेगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो उसमें भी आपको ओपेसिटीज मिलेगा। इन ओपेसिटीज की कैरेक्टर अलग अलग होंगी। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है, उससे हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या डायग्नोसिस है। पर ओपेसिटीज है मतलब फाइब्रोसिस हुआ है, कैविटीज है मतलब लंग्स में डैमेजेस हुआ है, दरार बना है, तो किसी ने जाके गड्ढा बना मतलब बीमारी आके लंग को कुरेद के खाया है। मान लीजिए मोटी मोटी भाषा में ऐसे कुरेद के खाया, तो हम लिटरली कह सकते हैं लंग में कुरेद को कोई इंफेक्शन आके इनको डैमेज किया है। अब दूसरी बात हम लोगों ने दूसरी जो जांच करते हैं वो ईसीजी। मोस्ट कॉमनली अगर ईसीजी में हमें थोड़े एसटी सेगमेंट में चेंजेस मिले, तो हो सकता है हार्ट को खुद ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, जिसको कार्डियक इस्कीमिया या मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में आपको दर्द के साथ साथ वहां पे मसल हार्ट मसल या कार्डियक मसल डैमेज मिल सकता है। और दूसरी जो बीमारी यहाँ पे हार्ट की हमें यहाँ पे मिल सकता है वो है पी वेव। जो मिलते हैं उसमें से पी वेव बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। तो पी वेव का मतलब कहाँ पे है अगर आप देखेंगे, उससे मतलब है यूजुअली पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। तो दैट ये हमें ईसीजी से मिलता है। तीसरे हम इतने जांच कर लिए पर कारण में हम बताए थे क्या, एक एनीमिया भी का भी कारण था। दूसरे उनके साथ साथ हम लोग तो कभी एलर्जी का भी कारण होता है जिससे वजह से सांस फूलना काफी कॉमन होता है, ये भी मिलता है। तो इन सारे चीजों का हम पता कैसे करेंगे? अगर खून की कमी है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कंप्लीट ब्लड काउंट या रूटीन एग्जामिनेशन ब्लड में हीमोग्लोबिन परसेंटेज। अगर हीमोग्लोबिन परसेंटेज काफी कम है, मान लीजिए कि 7 या 8 ग्राम पर डीएल है, तो इसमें सीवियर एनीमिया है। अगर सीवियर एनीमिया है तो सीधे सीधे अब हमें उसके पीछे भागना है कि इनकी खून की कमी क्यों है। 3 कारण हो सकते हैं इनको, या तो आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी जो बहुत कॉमन है। दूसरी हो सकती है कि इनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिनमें विटामिन बी 12 फोलिक एसिड की कमी हो सकता है संभवतः उसका भी कारण, नहीं तो ब्लड लॉस हो सकता है। चलिए जो भी हो इनका अलग अलग कारण है, एनीमिया खुद ही अलग से एक बड़ा टॉपिक है। पर इतना याद रखना है कि हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब एनीमिया है तो इस पे ध्यान दीजिए इनका एनीमिया कैसे सही किया जाए। अगर मान लीजिए किसी चीज की कमी हो तो वो आपको पेशेंट को, अगर बहुत सीवियर एनीमिया है तो वो आपको या तो खून चढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही कम हो मतलब मान लीजिए कि 4-5 है और पेशेंट का कोई ऐसा नहीं कि वो एक्यूट कॉज है, कुछ ब्लीडिंग से हो गया फिर वो ब्लीडिंग बंद हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ सकता है, पेशेंट कोलैप्स में नहीं है, स्टेबल है, तो आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट को किसी कारण से आपको पता नहीं चल रहा है या कोई क्रॉनिक कारण हो, तो बेहतर है पेशेंट को थोड़ा भेजिए, उनको थोड़ा खून चढ़ाने की जरूरत हो सकती है। अगर इनका हीमोग्लोबिन लेवल इतना भी बुरा हाल नहीं है कि खून चढ़ाने की जरूरत हो, कम है, तो सीधे सीधे देखिए कोई भी चीज की डेफिशिएंसी है कि नहीं वो सोचिए और उसके हिसाब से इनको मैनेज कीजिए। हो सकता है अगर
इनका खून की कमी अगर सही हो जाए, हीमोग्लोबिन लेवल अगर सही हो जाए, तो इनको ये सांस फूलने की दिक्कत सही हो जाए। अभी हम लोग जानते थे कि खून में और एक चीज देखा जाता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर, ये चीज भी हम लोग देखते हैं, और एलर्जी है कि नहीं। ये एलर्जी के लिए, एलर्जी के कारण से भी सांस फूलने की दिक्कत होती है, एलर्जी के कारण से भी एज्मा ट्रिगर होती है, सीओपीडी नहीं होता पर एज्मा ट्रिगर होती है। तो अगर ये एलर्जी के लिए देखने के लिए हम क्या देख सकते हैं, यूजिनोफिल काउंट या आईजी लेवल देख सकते हैं कि ये एलर्जी लेवल, कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, इस ये देखने के लिए कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन या उसके लिए ईएसआर या सीआरपी देखते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए, ये भी हम देख सकते हैं। और उसके साथ आता है चीज वेरी स्पेसिफिक हम लोगों की सांस की दिक्कत के लिए, दैट इज स्लंग, ये आता है स्पाइरोमेट्री। तो स्पाइरोमेट्री थोड़ा बहुत स्पेसिफिक है, बाकी तीन के बारे में तो हम जाने, स्पाइरोमेट्री में थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसमें क्या देखा जाता है। इनमें बेसिकली देखा जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपीटरी वॉल्यूम इन 1 मिनट। 1 मिनट में पेशेंट एकदम पूरी ताकत लगा के कितना हवा छोड़ सकती है, दूसरी पेशेंट का टोटल जो फोर्स लंग में फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशियो निकाले जाते हैं। और इससे क्या पता चलता है, इसमें जो लंग डिजीज है, फेफड़े की दिक्कत है, क्या ये कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, यानी कि सांस की रास्ते में कहीं पे कोई रुकावट बनी हुई है, जैसे कि एज्मा में होता है, या सीओपीडी में है तो मैंने यानी रास्ते की दिक्कत है, या वहां जाके कोई फाइब्रोटिक चेंजेस हुआ जिससे रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हुआ हो, यानी लंग को थोड़ा किसी भी कारण से फेफड़े को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो नॉर्मल जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब क्या देखेंगे, हमें समझना है कि पेशेंट की दिक्कत क्या है, पेशेंट की जो हवा जो आ रही है अंदर, क्या वो पेशेंट सही से हवा छोड़ पा रही है, या ऐसा है कि ना हवा अंदर आ रही है ना हवा बाहर जा रही है। तो इसके लिए देखा जाता है आपकी स्पाइरोमेट्री। इसमें अगर देखा जाता है कि 1 मिनट में हम हवा नॉर्मल जितना है वो हम ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर लंग की कैपेसिटी सही है, तो इससे क्या होगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी इन फर्स्ट मिनट बाई फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशियो घट जाएगी। अगर ये 70% से कम है, तो ये चांसेस है कि ये संभवतः एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जैसे कि सीओपीडी, एज्मा की दिक्कत है। और अगर पोस्ट वाइटल कैपेसिटी मतलब लंग की जो क्षमता है वही घट गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, पोस्ट एक्सपीटरी वॉल्यूम इन 1 मिनट बाई पोस्ट वाइटल कैपेसिटी की रेशियो नॉर्मल होगी या ज्यादा हो जाएगी। तो ये रेस्ट्रिक्टिव पिक्चर हमें दिखाएगी। अगर अब यहाँ पे ये पिक्चर देखेंगे, नॉर्मल क्या हो रहा है, नॉर्मल कर्व क्या आ रहा है, ये आता है नॉर्मल कर्व। अगर अब इसी के साथ साथ पास में दो देखेंगे, दूसरी वाली पिक्चर में एक कर्व देखेंगे, तो क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर ये लाइन के पास एकदम अंत में पहुंच रही है। मतलब यहां जाके यहाँ ऊपर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, मतलब वहां पे कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तीसरी हालत में क्या है, ये ऊपर जाके इनकी पीक ही नीचे है, ये प्लेट्यू तो हो रहा है, प्लेट्यू इसी के माफिक हो रहे हैं, पर ये जो लंग कैपेसिटी है, या ये जो लाइन वाली है, ये कैपेसिटी तक ये नहीं पहुंच पा रहे, फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज नॉट बीइंग रीच्ड। मतलब दिक्कत यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। अगर प्लॉट किए जाए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के, आप खुद ही देख सकते हैं, अगर ये आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज है, तो ये देखिए थोड़ी बहुत एक्सपिरेटरी लिम्ब जो है, ये थोड़ी बहुत कर्व्ड है,
ये जितना सीधा सा यहाँ पे आ रहा है ये थोड़ा कॉन्केव बन के आ रहा है। और अगर ये मान लीजिए रेस्ट्रिक्टिव है तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा पिच, ये भी मान लीजिए सीधा है, थोड़ा पिचके हुए है। जैसे कि हम लोग टीवी में हैरी पॉटर देख रहे हैं ना, हैरी पॉटर में वो टोपी रहता है, वो उसी जैसे टोपी के माफिक दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको दिखेगी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। याद हमें इतना रखना है कि वैल्यू अगर 70% से कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव है रेशियो का, अगर नॉर्मल है या ज्यादा है तो ये रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। 70% से कम मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉर्मल या ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस है। अब आते हैं कि इतने करने के बाद आते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में थोड़ा थोड़ा इसको आप देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट, ये हमारे जो कारण बताया उसी का ही रेप्लिका है लगभग, जिस कारण को लेकर हम दिमाग में चल रहा है। तीनों जगह पे ये चीजें यहां जाके फंस रही है। एक, क्या ये एयरवेज की दिक्कत है, सांस नाली की दिक्कत है, उसमें सीओपीडी हो सकती है। जब पेशेंट स्मोकर हो, थोड़ा चूल्हा के इस्तेमाल की हिस्ट्री और जिसमें धीरे 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 बड़ा हो, या एजमा हो सकते हैं जिनमें कोई एलर्जी की हिस्ट्री, बचपन की हिस्ट्री मिल सकती है, या नहीं तो टीबी की हिस्ट्री हो, उसके बाद से वहां पे स्करिंग या ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप किया हो सकता है। दूसरे कार्डियोवास्कुलर कारण से भी हो सकता है, जिसमें लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, जहां में हम लोगों को जैसे कि ऑर्थोपनिया, लंग फील्ड में जैसे हम लोग क्रैकल्स की बात की वो मिलेगा, या उनमें एनीमिया मिलेगी, जिनमें क्या होता है कि पैलर मिलता है, फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो पैल्पिटेशन होता है, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो जैसे जी मचलने या घबराहट होती है, पेशेंट कहेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा काम कर रहे हैं तो घबराहट हो रही है, तो संभवतः हो सकता है कि एनीमिया का भी कारण हो सकता है, जिसके वजह से आप देंगे तो पैल्पिटेशंस मिलेंगे। और तीसरी होती है साइकोजेनिक, मतलब घबराहट से हो रही है। पेशेंट आपके पास आए कि पेशेंट में किसी न किसी कारण से घबराहट की वजह से पेशेंट को लग रहा है कि हाथ पैर कांप रहे हैं, सांस फूल रहा है, और अगर आप इनकी पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो आपकी SpO2 इसमें नॉर्मल मिलेगी। बाकियों में पल्स ऑक्सीमेट्री में संभवतः आपको ये नॉर्मल नहीं मिलेगी। अगर बहुत माइल्ड केसेस है तो ये एक्यूट अटैक के सिवा आपको थोड़ा नॉर्मल के आसपास मिलता है, बाकी नहीं तो SpO2 यूजुअली अफेक्टेड होते हैं। पर साइकोजेनिक या एंजाइटी के कारण से अगर हो, इसमें SpO2 नॉर्मल रहता है। और जो सिम्टम्स, लक्षणादि जो होना है वो कहीं जाके तालमेल नहीं हो रहा है चीजों से, जैसा जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो संभवतः ये पेशेंट को घबराहट की वजह से इनकी साइक के सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो अब तो गए ये डायग्नोसिस, अब करना क्या है। पहले हम जानते हैं कि जनरल नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। पहली चीज, पेशेंट को आप भरोसा दिलाइए, जैसे कि थोड़ा बहुत शांत कीजिए, फिर उनको बताइए कि आपको ऐसे सीधे आके थोड़ा सामने झुक के बैठिए। इससे क्या होता है, आपकी गर्दन थोड़ा फैलता है, आपकी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स थोड़ा बेहतर काम कर पाता है। थोड़ा सामने झुक के, हल्का सामने झुक के बैठिए, इसको ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। और क्या करना है, पेशेंट को कहिए आप मुंह बंद करके गहरी सांस लीजिए, जैसे कि आप कोई गुलाब सूंघ रहे हो, और फिर मुंह से धीरे धीरे हवा निकालिए, जैसे कि आप मोमबत्ती बुझा रहे हो। क्या करना है, गहरी सांस लीजिए और मुंह से हवा छोड़िए। कोशिश कीजिए कि मुंह से हवा छोड़ने की ड्यूरेशन सांस लेने की ड्यूरेशन से थोड़ा ज्यादा हो। इससे क्या होता है, COPD ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में अगर हो खास करके तो इनमें राहत हो जाती है। तीसरी है, पेशेंट को थोड़ा हवा आने दीजिए, क्लोज पैनिंग कीजिए। हमारे यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में कुछ दवाई उनके दिमाग में चल रहे होंगे,
तो सांस फूल रहे तो थोड़ा हवा आने दीजिए। इससे क्या हो रहा है, अगर चेहरे पे हवा आ रहे, हो सकते ट्राइजेमिनल स्टिमुलस मिलके थोड़ी बहुत ब्रेथलेसनेस की जो सेंसेशन है सांस फूलने की, उसमें थोड़ी बहुत आराम मिले। अब आते हैं कि ये तो गया जनरल मैनेजमेंट। अब थोड़ी दवाइयों में आते हैं। तो दवाइयों में ये चीज, पहली चीज याद रखिए, मेरी एक्सपीरियंस मानिए, एकदम होमियोपैथी लिटरेचर में जो कहते हैं, द बेस्ट रेमेडी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और द इंडिकेटेड रेमेडी विच यू आर गेटिंग। तो छोटी मोटी नुस्खों के चक्कर में ना भाग के पेशेंट को आप, आपकी जो पूरी केस टेकिंग से जो दवा फूट फूट के आ रही है वो आप दीजिए। पर थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ हैंड हेल्डिंग से तो दो चार कॉमन दवाई के बारे में जानते हैं, पर मेरी जो एक्सपीरियंस है, पेशेंट को इधर उधर हैंड होल्डिंग की नहीं, आप यूजुअली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई से ही सही हो जाते हैं। पहली अगर हम कहते हैं कि सीने में अगर ये रैटल्स हो, रैटल्स मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले जो क्रैकल्स बोले हैं, उसी का ही एक ऑल्टरनेट फॉर्म में इसको कहा जाता है कि रैटलिंग। अगर ये रैटलिंग मिल रहा है, जैसे कि सीने में बलगम भरा पड़ा हो, इसके साथ साथ अगर पेशेंट को बहुत पसीने आ रहे हो, फीका देख रहे हो, पेशेंट को जैसे मूर्छाई सी हालत हो, सो एंटीमटाट के बारे में आप सोच सकते हो। उसके बाद एंटीमटाट का टंग भी आपको काफी बड़ा इंडिकेशन है, तो वो तो हम सब जानते हैं। पर इतना याद रखिए, ऑडिबल रैटलिंग which may be heard without any stethoscope with drowsiness, you can think of antidote। दूसरी तरफ ईपी का अर्थ है, जिसमें खांसते खांसते ऐसे कि या तो उल्टी हो जा रही है या ऐसे कि सांस जकड़ जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपकी जीभ एकदम साफ हो, जैसे कीनोट फीचर, जीभ साफ हो और उसके साथ साथ उल्टी आ रही हो, नौसिया हो, तो आप इपिका के बारे में सोच सकते हैं। यानी लंग कंप्लेन के साथ साथ थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहे घबराहट को लेके, पेशेंट बहुत एंशियस एंशियस दिख रहे हैं, डरे डरे दिख रही है और धीरे धीरे चुस्कियों में पानी ले रहा है, रात की तरफ दिक्कत हो रही है, आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और अगर यही चीज सडनली वायलेंटली डेवलप कर गया हो, या तो अचानक ठंडे हवा की झोंके से, या अचानक कोई डर की वजह से आया हो, तो आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। अब आते हैं कि ये तीनों रामबाण, जैसे कि अब हमारे पास एक्यूट में पेशेंट आता है, हमने इनमें से इन तीनों को मैंने बहुत बारीकी से यूज किए हैं। जिनमें पहला आता है ये एस्पिरिटोस्टामोना ब्लाटा, इनको मैं मदर टिंचर की डोर में दिया हूं। पर मेरी एक्सपीरियंस अगर मानेंगे तो हमने देखे हैं कि इनको अगर मैं बैकअप प्लान में भी देता हूँ, पेशेंट को सीधा सीधा कहता हूँ आपको पास जो अगर सांस की दिक्कत बहुत ज्यादा हो, तो ये अब 10 बूंदे ये मदर टिंचर की ले सकते हैं, वरना ये मत लीजिए। और हमने देखे हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही केस में पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा एक आध बार शुरुआती दिनों में लेना पड़ा है। उसके बाद चीजों में इतनी ऐसा नहीं होता है कि इनके ऊपर उनकी डिपेंड करना होता है। पर कंडीशंस कभी ऐसे आते हैं जहां पे हमें अब इनको इंटरवीन करना पड़ता है। तो एस्पिरोस्पर्मा, जिसको कहते हैं डिजिटलिस ऑफ लंग, इसमें आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, एक्सर्शनल डिस्पनिया और ऑक्सीजनेशन सही से नहीं हो रहा है। करता क्या, एस्पिरोस्पर्मा देंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर को ये एक्टिवेट करेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब इनकी सांस लेना सांस छोड़ना थोड़ी बहुत वो स्टिमुलेट करेगा और ऑक्सीजन अपटेक बढ़ाता है। ब्लाटा के बारे में सोचिए तो यहाँ पे ज्यादातर क्या जाता है कि जहां लंग में कोई कंजेशन बना हो, एक सुंदर इंडिकेशन मिला है, जब आर्सेनिक फेल किया हो, आप ब्लाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्पिडोस्पर्मा में ज्यादातर हम देखेंगे जहां हमें रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने की बात हो, जहां ऑक्सीजनेशन
ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना है, हम एस्पिडोस्पर्म के बारे में सोचेंगे। जहां हमें कंजेशन थोड़ा ज्यादा हो, हम ब्लाटा के बारे में सोचेंगे, ब्लाटा ओरिएंटलिस। तीसरी दवाई है कार्बो वेजिटेबलिस। इसको कब देना है? जब हमें पेशेंट एयर हंगर और कोलैप्स स्टेज में हो। एकदम आप हाथ लगाएंगे तो हाथ ठंडे पड़ रहे हो, चिपचिपा या पसीना आ रहा हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे जाके पेशेंट में थोड़ा बहुत साइनोटिक या वेनस स्टैसिस की फीचर्स मिल रहा हो, और थोड़ा हवा पेशेंट मांग रहा हो। अगर कोलैप्स स्टेजेस में अब सीधे सीधे आपको पेशेंट अगर कोलैप्स हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोलैप्स की कंडीशन में जा रहे हैं और एयर हंगर हो, तो हम सीधे सीधे कार्बोवेज के बारे में सोच सकते हैं। अब और भी दो रेमेडीज है जो थोड़ी बहुत क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल हालत मतलब पेचीदा हालत, एक देखेंगे लोरोसिलिसिस। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी फीचर है, ये ना ये सीधा बैठ सकता है ना ये सो सकता है। सीधा बैठेगा तो इनमें क्या होगा, जैसे कि जकड़न जैसा और सांस फूलेगा, सीने में जकड़न और सांस फूले। लेट गए तो खांसी और बलगम से परेशान, तो ना ये सीधा बैठ सकते ना ये लेट सकते। तो इनको क्या करना है, इनको धीरे धीरे थोड़ा ना आधा लेटा और आधा सोए हुए हालत में रहेंगे, तो ये तब इनको लोरोसिलिसिस हम दे सकते हैं। दूसरी रेमेडी है वेनेडियम। ये हम लोग एनीमिया सर उसके डॉक्टर डॉक्टर मुखर्जी सर, हमारे पास हम्म, लास्ट के ओनली 2 मिनट्स ही बचे हैं, तो काइंडली आप okay, I'll be कंक्लूड। wrapping it in 2 to 3 minutes. ओके ओके I ओके will try to wrap it in 2 to 3 minutes. तो अगर हमें देख रहे हैं कि ये एनीमिया के साथ में है, जहां पे हमें ऑक्सीजन कैरियज को इंप्रूव करना है, तो हम वेनेडियम के बारे में सोचेंगे। तो वहां हम लोग देखें जहां पे ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाना हो, हम एस्पिडोस्पर्म के बारे में बात किए। ऑक्सीजन कैरियज के बारे में बात किए, तो वेनेडियम के बारे में सोचेंगे। ऑलमोस्ट कोलैप्स कंडीशन, या यहाँ पे जिसके वजह से एनीमिया के साथ साथ इमैसिएशन भी हो, वह हम वेनेडियम के बारे में सोचेंगे। अब आते हैं कि अगर हम टाइम कम है तो हम लोग ज्यादा रिपेटरी कुछ सिंगल रेमेडीज हम लाए थे, अब उसके बारे में डिस्कस ना करते हम आगे बढ़ते कि इतनी सारी डिस्कशन से हम जब घर जा रहे हैं सीखे क्या है। दो चीज आप याद रखिए लास्ट मोमेंट में जाते जाते। एक, कब हमें पेशेंट को रेफर करना है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे हो, पेशेंट एकदम मुरझाए जैसी हालत हो, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, एरिथमियाज मिल रहा हो, बीपी घट रहा हो, या आपको लग रहा है कि माइक्रोल इंफेक्शन, न्यूमोथोरक्स या ऐसी कोई इमरजेंसी हो, या पेशेंट की कफ रिफ्लेक्स एकदम कफ रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा हो और पेशेंट का यहाँ पे कुछ एयर में कुछ फंस गया हो, तब आपको रेफर करना है। और ओपीडी में या क्लिनिक में क्या करना है, पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना जरूरी है। हम सबको ये रखना सर जरूरी है। सर हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, Yes, ma'am. सॉरी। So it's 30 seconds. Give me 30 seconds, and this is probably the last slide. And to differentiate cardiac and respiratory and integrate supportive care, that is the general management. So thank you. थैंक यू सर, आपने क्लिनिकल एस्पेक्ट पे डीपली बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रकाश डाला है, जो कि मुझे लगता है सब लोग इसका अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको अप्लाई जरूर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा एक्चुअली टाइम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं कर सकते और कुछ आगे बोल भी नहीं सकते। सो थैंक यू वंस अगेन ठीक सर, है, हमारा थैंक यू इनविटेशन मैम। खत्म हो रहा है। Okay. ऐसे ही IFPH मंच पे कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन। अब हमारा हिंदी Thank सेशन you. खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब ये मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।